हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी के लास्ट पार्ट 1 में फैटमैन बुक सीरीज़ में हमने प्लैनेट्स स्टार्ट कर दिए थे। हमने मार्स को कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। वी कवर द मरकरी। अब हम वीनस से अगेन स्टार्ट करते हैं। ओके, वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। इसे अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन साइज़, अर्थ से इसके ये साइज़ में भी सिमिलर है और अर्थ और वीनस का जो मास है वो भी सिमिलर है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ये स्लोएस्ट रोटेशन है इसकी, बिकॉज ये एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 243 अर्थ डेज लेता है। अर्थ के 243 डेज। ठीक है। वीनस इज कवर्ड विद थिक सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उस पर कहीं थिक क्लाउड देखने के लिए मिलते हैं, और वो क्लाउड, उन क्लाउड का कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या है? H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस के अदर नेम्स क्या हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या हम इसको लाइट ब्रिंजर भी बोलते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके सैटेलाइट्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। मरकरी एंड वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हमें सैटर्न एंड जुपिटर के देखने के लिए मिलते हैं। ऑल प्लैनेट्स जो हैं वो सब वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रोटेट करते हैं एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट पर मूव करते हैं। दैट इज़ आवर डियर अर्थ। नेक्स्ट प्लैनेट इज़ ये ओनली प्लैनेट है जो प्लीजेंट है। इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इसका वन नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी है इसकी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लोजेस्ट प्लैनेट क्या है अर्थ का? दैट इज़ वीनस, जो हमने अभी पढ़ा है। अर्थ, जिसको अर्थ का नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द अदर नेम ऑफ मार्स। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसके 2 नेचुरल मून्स हैं, दैट इज़ फोबोस एंड डाइमोस। इसकी हाइट 22 से 25 किलोमीटर के बीच वेरी करती है। मार्स की जो एक डे की लेंथ है वो दैट इज़ इक्वल टू 1 डे एंड 37 मिनट्स ऑफ द अर्थ। ये एस्टेरॉयड बेल्ट में मिलता है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर दो प्लैनेट्स के बीच में बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड देखने के लिए मिलती है। International Astronomical Unit has approved the name पंडित जसराज for an asteroid. ओके, ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्लेनेट हमारा है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर। ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। शॉर्टेस्ट रोटेशन शो करता है, दैट इज़ 9 hours और 55 minutes। इट इज़ द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। 95 मून्स हैं जुपिटर के। मैं बता रही थी ना, जुपिटर और सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट देखने के लिए मिलते हैं। गैलीलियो मून एंड गैलीलियो गैनीमेड इज़ द लार्जेस्ट अमंग नैम। अनक्लियर रिंग अराउंड इसके पास ये जुपिटर होता है, और जुपिटर के अराउंड ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट प्लेनेट पर मूव करते हैं, दैट इज़ सैटर्न। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट, और फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट कौन था? जुपिटर। ठीक है, और ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन था? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। एट प्रेजेंट सैटर्न के 146 मून्स एंड टाइटन इज़ द लार्जेस्ट। अभी प्रेजेंट में सैटर्न की 146 मून डिस्कवर्ड है, जिनमें से टाइटन इसका लार्जेस्ट मून है। सैटर्न के जो सैटेलाइट हैं दैट इज़ टाइटन एंड एनसेलेडस। इन पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइंटिस्ट का ऐसा कहना है। ठीक है, इसका रोटेशन टाइम 11 hours है। नेक्स्ट यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस कलर में ग्रीनिश होता है, इसीलिए इसको ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में मैथेन गैस इज़ इन अबंडेंस अमाउंट। इसको डिस्कवर किया था विलियम हार्शी ने 1781 में। ये कोल्डेस्ट प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कोल्ड है। 27 मून्स यूरेनस के देखने के लिए मिलते हैं। इसका रोटेशन टाइम है 17 hours। नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, क्योंकि सन से काफ़ी
ज़्यादा डिस्टेंस पर देखने के लिए मिलता है। इसका रोटेशन टाइम 16 आवर्स है। ये कलर में ब्लूइश है बिकॉज ऑफ मैथेन की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ब्लू दिखाई देता है। नेपच्यून की 14 सैटेलाइट्स हैं। अब प्लैनेट्स का इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। दैट इज जुपिटर इज द फर्स्ट, Saturn is the second in size, and Uranus is the third, Neptune is fourth, 5, 5th, 6th, 7 and 8. These are the increasing to decreasing order from the largest to smaller, ठीक है, of the planets. नेक्स्ट हम देखते हैं मून, सन एंड सोलर एंड लूनर मिशंस हम इसमें कवर करेंगे। नाउ देखते हैं मून इज़ अर्थ ओनली। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट ओनली मून है। इसकी रेडियाई कितनी है? 1.7 × 10⁶ मीटर। मून्स लाइट टेक्स, मून की जो लाइट है वो अर्थ पर रीच करने में 1.5 सेकेंड के करीब अप्रोक्स 1.5 सेकेंड 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स अप्रोक्स का टाइम लेती है। मून की पर जो ग्रेविटी है दैट इज़ 6 टाइम्स ऑफ द, मतलब अर्थ पर जो ग्रेविटी है ना दैट इज़ 6 टाइम्स ऑफ द मून, ठीक है। ओनली वन साइड, हमें एक साइड दिखाई देती है मून की जो विजिबल है, और दूसरी साइड हमें मून की नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसका रोटेशन टाइम कितना है? 27.3 डेज़ लगाता है ये अर्थ को एक बार ऑर्बिट करने में। अब देखते हैं सोलर एंड ल्यूनर मिशंस। सोलर मतलब जो सन से रिलेटेड मिशंस हैं, और ल्यूनर जो मून से रिलेटेड मिशंस हैं। सन से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, दैट इज़ आदित्य L1 मिशन। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। L1 किसके लिए यूज़ होता है? लैग्रेंज पॉइंट के लिए। लैग्रेंज पॉइंट्स देयर आर द टोटल ऑफ L1 to L5, 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट इज़ द पोजिशन अराउंड द एटमॉस्फेयर ऑफ सन जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर एनवायरनमेंट ग्रेविटेशनल पुल इक्वल होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इक्वल होता है टू ऑब्जेक्ट बॉडीज़ के बीच में। ये देखिए, ठीक है। ल्यूनर मिशन रिसेंट में हमारा चंद्रयान 3, इट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडिया। इसमें लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का प्रज्ञान। और जिस पॉइंट पर इसने लैंड किया था उसको बोला शिव शक्ति पॉइंट। इसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया था सॉरी। नाउ ड्वार्फ प्लैनेट्स को देखते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स में आते हैं हमारी कुफर बेल्ट। ये नेपच्यून के बियॉन्ड एक बॉडी होती है जिसमें एस्टेरॉयड, कॉमेट्स ये सब होती हैं। प्लूटो पहले 9 प्लैनेट्स को कंसिडर किया जाता था, बट एज पर द न्यू कन्वेंशन प्लूटो कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसने ओमिटेड कर दिया इसको प्लैनेट की लिस्ट से। अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। कुफर बेल्ट में प्लूटो लार्जेस्ट सैटेलाइट, जो प्लूटो का लार्जेस्ट सैटेलाइट है कैरॉन। ओके, कई सारे लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो, ये सब आप लोग देख लेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं सुपरनोवा क्या होता है। जब किसी स्टार में एक्सप्लोजन होता है तो उस फिनोमेना को बोलते हैं सुपरनोवा। पल्सर क्या है? पल्सर होता है एक न्यूट्रॉन स्टार। ये सब CDS के PYQ हैं। UPSC की जो एग्ज़ाम कराते हैं CDS का, ये सब उसके PYQ हैं। ब्लैक होल क्या है? इट इज़ अ प्लेस इन स्पेस विद इमेंस ग्रेविटी। वॉन एलन रेडिएशंस बेल्ट भी होती है जहाँ पर 2 कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सराउंड द अर्थ। ये एक ऐसी रेडिएशन बेल्ट है जिसमें 2 रिंग्स बॉडीज़ हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स की हैं और वो अर्थ को सराउंड करती हैं, ठीक है। अब आते हैं अर्थ पर। अब हम अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल्ड में, ठीक है। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज़ द अर्थ। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की शेप की। अर्थ की शेप कैसी है? दैट इज़ जियोइड और एलिप्टिकल, ठीक है। रीज़न क्या है इसका अर्थ की शेप जियोइड होने का? बिकॉज ऑफ द सन्स एंड मून्स ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ की रेडियस
इज़ 6378 किलोमीटर। पोलर रेडियस, एक तो इक्वेटोरियल रेडियस है, सपोज ये अर्थ है, ये तो हो गई इक्वेटोरियल रेडियस और ये हो गई पोलर रेडियस, ठीक है। मीन रेडियस सरकमफ्रेंस अर्थ की पोलर साइड की इतनी है, इक्वेटोरियल की 40,000 के अप्रोक्स हैं। इक्वेटोरियल स्पीड इज़ ग्रेटर दैन द पोलर स्पीड। इक्वेटोरियल रेडियाई भी ज़्यादा है पोलर रेडियाई से, क्योंकि अर्थ पर जो है इक्वेटर पर बल्ज देखने के लिए मिलता है, बल्ज यानी कि बाहर को उभरी हुई। ऑल बिकॉज द अर्थ इज़ बल्जड एट इक्वेटर एंड फ्लैटनड एट द पोल। से देखिए लिखा हुआ है। अर्थ 2 टाइप ऑफ रोटेशन शो करती है, ये अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। वन रोटेशन, ये अपना एक रोटेशन 23 ईयर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स में कंप्लीट करती है अपने एक्सिस के अराउंड। और अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, दैट इज़ इन इलेप्ट्रिकल ऑर्बिट। वन रिवॉल्यूशन 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स एंड 9 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, ये 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करती है। मरकरी की मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड है और नेपच्यून की मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड है। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस गोज द सीजन्स। सीजन्स क्यों बदलते हैं, वेदर चेंजिंग इसलिए होती है बिकॉज अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो वो अर्थ जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है, देयर इज़ अ वेदर, देयर इज़ अ समर वेदर, ठीक है। और जो सन के पीछे होता है, मतलब जो अर्थ की जो फेस सन को फेस नहीं कर रही होती, वहाँ पर विंटर वेदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। Here are there some differences given between the sun and the moon. ये वही है, देखिए इसमें एक 2 कॉमन फिनोमेना है, दैट इज़ पेरिलियन एंड एपिलियन, ठीक है। पेरिलियन 3 जनवरी को देखने के लिए मिलता है जब अर्थ सन के नियरेस्ट होती है, और ये कितनी डिस्टेंस हो जाती है इनके बीच में, 147 मिलियन किलोमीटर। ये इससे याद रखिएगा, P4 पेरिलियन एंड P4 पास, यानी कि पेरिलियन में अर्थ इज़ द नियरेस्ट टू द सन एंड एपिलियन इज़ फार अवे। 4 जुलाई को अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है और ये डिस्टेंस कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। पेरिजी, मून में एक फिनोमेना देखने के लिए मिलता है पेरिजी, जब मून अर्थ के सबसे नियरेस्ट होता है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो उस टाइम को बोलते हैं पेरिजी। इस टाइम मून स्काई में सबसे ज़्यादा लार्जर पोजीशन में दिखाई देता है, जहाँ से ए पॉइंट वेयर द मून्स ऑर्बिट व्हेन इट्स फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। जब अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होता है उस पोजीशन को बोलते हैं एपोजी। ऐसे ही P4 पेरिजी एंड P4 पास। मून जब अर्थ के पास होता है उस कंडीशन को यहाँ बोलते हैं पेरिजी, और जब अर्थ सन के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होती है तब पेरिलियन, और जब अर्थ सन से फारदेस्ट होती है दैट इज़ एपिलियन, एंड व्हेन मून इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एपोजी। ओके, I hope it will clear to all of you. अर्थ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, कितना, 23.5 डिग्री। ऑर्बिटल इंक्लाइनेशन है 66.5। अच्छा, अब दो टॉपिक देखने के लिए मिलते हैं हमें, 2 कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सपोज ये अर्थ है, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ऑन द ग्लोब, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, ऐसे याद रखिएगा। लैटिट्यूड नंबर में कितने हैं, दिज आर द 181 इन द नंबर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है ईच लैटिट्यूड के बीच में, एक लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर की, यानी कि एक ये लैटिट्यूड हो गया, एक ये लैटिट्यूड हो गया, एक ये 1 लैटिट्यूड, ये 2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 111 किलोमीटर, ठीक है। लैटिट्यूड की क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए
देखिए जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो सब पैरेलल्स होते हैं टू द इक्वेटर। ये बिटवीन में इक्वेटर है एट 0 डिग्री। फिर ऐसे अर्थ को ऐसे ही 3 जोन में डिवाइड किया गया है। फिर आते हैं 23.5 नॉर्थ, इस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ इधर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दैट इज़ द अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से टोटल फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं याद करने की। लार्जेस्ट लैटिट्यूड क्या होता है? लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज़ द इक्वेटर। ठीक है, अभी बताया था ना जो लेटी हुई ऐसे लाइन्स हैं, तो इक्वेटर भी कैसा है? लैटिट्यूड है। और स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? पोल्स पर। ध्यान रखिएगा लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है दैट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स है, वो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी और ये वर्टिकल लाइन्स है। लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबे, थोड़ा लेंथी, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स ऑन द ग्लोब। एक लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 111.32 किलोमीटर। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं? 360। और लैटिट्यूड कितने थे? 180। लैटिट्यूड का यूज़ होता है क्लाइमेटोलॉजी में, टेम्परेचर जोन्स एंड विंड में। प्रेशर सिस्टम हम इससे डिफाइन करते हैं, प्लानिटरी विंड्स एंड लोकेशन ऑफ प्लेस, ये सब हमें इससे पता चलते हैं। देयर इज़ अनदर टर्म, अदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ प्राइम मेरिडियन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करता है। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड थे ना, जैसे इक्वेटर था और यहाँ पर फिर एक ये 0 डिग्री लैटिट्यूड था, यहाँ से स्टार्ट्स हो रहे थे टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड टुवार्ड्स द साउथ। ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड है फ्रॉम द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस करते हैं जहाँ से, उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। पासिस थ्रू ग्रीनविच, जो लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, उससे पास आउट करता है। दिस ऑल आर द इमेजिनरी। ठीक है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी क्या है? 180 डिग्री मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को इंटरनेशनल मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ये कहाँ से पास करती है? ये सब इमेजिनरी लाइन है ड्रॉन ऑन द ग्लोब। इंटरनेशनल मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन पासिस थ्रू फॉलोइंग कंट्रीज। इनको, इन सब कंट्रीज़ के नाम याद करने की ट्रिक क्या है? BSF गेम इन टोगो किंगडम। ठीक है, कि BSF का गेम हुआ और कहाँ पर हुआ? टोगो किंगडम में हुआ। अब B4 बुर्किना फासो, S4 स्पेन, F4 फ्रांस, G4 गाना, A4 अल्जीरिया, M4 माली, T मीन्स इन टोगो and UK means United Kingdom. So it is so easy to learn. ग्रेट सर्कल क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल कैन बी ड्रॉन अराउंड अ स्फीयर। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। जो नदर्न साइड है दैट इज़ नदर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न साइड में है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर कंसिडर्ड ग्रेट सर्कल्स। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं सबको ग्रेट सर्कल्स में कंसिडर किया जाता है। बट ओनली वन लैटिट्यूड इज़ कंसिडर्ड एज ए ग्रेट सर्कल एंड दैट इज़ इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड्स तो सबको ग्रेट सर्कल में कंसिडर किया जाता है, बट लैटिट्यूड में से केवल इक्वेटर को ही ग्रेट सर्कल में कंसिडर किया जाता है। नाउ अदर कॉन्सेप्ट इज हेमिस्फीयर। इन हेमिस्फीयर में क्या आता है? हेमी मतलब हाफ। ठीक है, स्फीयर मीन्स सर्कल, यानी कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को जब हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है, इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ भी हमारी कैसी है? दैट इज़ जियोइड इन शेप, या यानी कि सर्कुलर इन शेप, और उसमें साइड पर 2 बल्जेस निकले हुए हैं, इसलिए अर्थ की शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं। जब अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो हेमिस्फीयर क्या है? ये इक्वेटर से अराइज होता है। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल डिवीजन में पार्ट्स में डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली, नदर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर।
प्राइम मेरिडियन क्या है? इट डिवाइड्स द ग्लोब वर्टिकली। इक्वेटर तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है अर्थ को। प्राइम मेरिडियन डिवाइड अर्थ वर्टिकली इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज समर solstice and equinox. Solstice is of 2 types, summer solstice and winter solstice. Solstice में क्या होता है? Solstice is a phenomena, जब ये एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जब सन एक बार अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है और एक बार अपनी लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। इसको बोलते हैं हम सोलिस्टाइस। ओके, समर सोलिस्टाइस कब होता है? और सोलिस्टाइस की रिजल्टिंग हमारा एक लॉन्गेस्ट डे होता है और एक शॉर्टेस्ट डे होता है। जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तब लॉन्गेस्ट डे होता है, दैट इज़ नोन एज समर सोलिस्टाइस। और जब सन अपने लोवेस्ट पॉइंट पर होता है तब विंटर सोलिस्टाइस होता है। होप यू विल गॉट इट। नाउ लेट्स, समर सोलिस्टाइस 21 जून को होता है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, जो सन की वर्टिकल रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली आती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोर हीट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट मोर हीटेड इन समर सोलिस्टाइस इवेंट। सन की रेज कॉन्टीन्यूस 6 मंथ्स तक फॉल करती हैं नॉर्दर्न पोल पर समर सोलिस्टाइस में, ध्यान रखिएगा। एंड विंटर सोलिस्टाइस अगर ऑन 22 दिसंबर। ये शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट लॉन्गेस्ट होती है। जब डे लॉन्गेस्ट होता है तो नाइट शॉर्टेस्ट होगी, जब डे शॉर्टेस्ट होता है तो नाइट लॉन्गेस्ट होगी। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर सोलिस्टाइस 22 दिसंबर को, एंड वाइस वर्सा इन सदर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस होता है तब विंटर हेमिस्फीयर में, वो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइस होता है। ठीक है। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टाइस होता है तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस होता है। ठीक है। सोलिस्टाइस, वर्टिकल रेज ऑफ द सन आर डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समर सोलिस्टाइस में जो वर्टिकल रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती हैं और विंटर सोलिस्टाइस में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है। इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर हीटेड, कंटिन्यूस रेज फॉल ऑन द साउथ पोल फॉर 6 मंथ्स। इक्विनॉक्स में क्या होता है? इक्विनॉक्स एज एन इवेंट, equinox as an event when sun's apparent path in the sky crosses the equator, making day and night approximately equal in the length. equinox में day and night are equal in the length. solstice में क्या देखा था? अगर days longest था तो night shortest थी, और अगर day shortest था then night is longest at that time. इक्विनॉक्स में डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती है। इक्विनॉक्स 2 होते हैं, दैट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड अनदर वन इज ऑटोमन। स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। ये 21 मार्च को होता है और ऑटोनमल और फॉल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है। इसमें डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल होती है। अब आते हैं एक्लिप्सिस पर, जिनको हम कॉमनली ग्रहण भी बोलते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है ना। चंद्र ग्रहण को बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, ओके, एंड सूर्य ग्रहण को बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स ये कब होता है? जब अर्थ पासेस बिटवीन द मून एंड द सन। जब अर्थ मून एंड सन के बीच से पास करती है, गुजरती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, इस फिनोमेना का बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है? ये केवल एक ये फुल मून पीरियड के टाइम पर होता है। फुल मून पीरियड, फुल मून कब अपेयर होता है हमारा स्काई में? दैट इज ऑन द पूर्णिमा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब देखते हैं सुपर मून। सुपर मून कब होता है?
when the moon's orbit is closest to the earth during a full new moon। जब कोई फुल न्यू मून बनता है पूर्णिमा के टाइम पे, तो उस टाइम पे जब मून का ऑर्बिट सन अर्थ के क्लोजेस्ट होता है उस टाइम को बोलते हैं सुपर मून। मून अपियर्स बिगर देन इट्स नॉर्मल साइज़, क्योंकि उस टाइम पे जो मून है वो अपने नॉर्मल साइज़ से बिगर दिखाई देता है। ये कब होता है नॉर्मली? जब पेरिजी होती है, पेरिजी प्लस ल्यूनर एक्लिप्स। पेरिजी क्या था? जब मून अर्थ के नियरेस्ट होता है, जिस टाइम मून अर्थ से नियरेस्ट होता है उनके बीच की डिस्टेंस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे शॉर्टेस्ट होती है उसको बोलते हैं पेरिजी। जब सन, मून एंड अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं उनके इस अलाइनमेंट को साइजाइगी बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन क्या होते हैं। ये देखिए, जो हमारी अर्थ है इस पर बीच में इक्वेटर लाई करता है जो अर्थ को 2 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड करता है एंड इट इज़ एट द 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद जो इसकी नदर्न साइड है, ये एक नदर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। जो इसकी नदर्न साइड है इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। विल सी इट नाउ। देन इज फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड होती है, 23.5 डिग्री तक के जोन को बोलते हैं नॉर्थ टॉरड जोन, और साउथ साइड में इसके सदर्न इक्वेटर की सदर्न साइड में 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं सदर्न टॉरड जोन। ठीक है, ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ टॉरड जोन हो गया, ये साउथ में है तो साउथ टॉरड जोन हो गया। और इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ तक होता है हमारा नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। इसी तरह साउथ में हो जाएगा सदर्न टेम्परेट जोन। ठीक है, अब इधर आता है नॉर्थ फ्रिजिड जोन जहाँ पर हमारा आर्कटिक सर्कल लाई करता है, और सदर्न साइड में आता है साउथ फ्रिजिड जोन। इस तरह हमारे टॉरड जोन एंड टेम्परेट जोन एक अर्थ ग्लोब पर दिखाई देते हैं। दीज आर द इमेजिनरी, ओके, दीज लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन्स। अब एक एक को डिटेल में कवर करते हैं। टॉरड जोन क्या है? टॉरड जोन में ये सन की डायरेक्ट रेज को रिसीव करता है। दीज आर द हॉटेस्ट जोन इन द अर्थ। ये ट्रॉपिक्स के बिटवीन लाई करता है। ठीक है, टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आर्कटिक सर्कल, ये इनके बीच में जो जोन है कहाँ? नदर्न साइड में, इसको बोलते हैं टेम्परेचर जोन। ठीक है ना, टेम्परेट जोन लिखा हुआ है, ओके। और सदर्न साइड में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस वन इज अंटार्कटिक सर्कल। इनके बीच में जो ये जोन लाइट कर रहा है, दिस इज द सदर्न टेम्परेट जोन। इट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज ऑफ सन। इन स्लैंटिंग रेज ऑफ सन का, जैसे ये एक बेस हो गया, सपोज इट इज़ अ बेस और अ ग्राउंड, सन की जो रेज हैं ये स्लैंट आ रही हैं ऐसे तिरछी, दीज आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द बेस, these are inclined at some 60 degree angle, ओके। और अगर वर्टिकल रेज डायरेक्ट बोलते हैं जब ये सीधी आती हैं एट 90 डिग्री एंगल। अगर ये थोड़ा स्लैंट 60 डिग्री एंगल पर आते हैं तब बोलते हैं इनको दीज आर द स्लैंट रेज। अब फ्रिजिड जोन, दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन होते हैं, और ये पोल की तरफ, पोल की साइड लाई करते हैं एट द बोथ पोल्स, दैट इज नदर्न पोल, whether it is northern or it is southern,
अर्थ विच एक्सपीरियंसेस डे लाइट फॉर 6 मंथ एंड 6 मंथ्स ऑफ नाइट। जो पोलर रीजन्स हैं या फ्रिजिड जोन है, पोलर रीजन्स पर अगर अर्थ 6 महीने लाइट रिसीव करती है तो 6 महीने फिर नाइट होती है, वहाँ पर 6 महीने तक कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अंटार्कटिक सर्कल से के बियॉन्ड लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं? ये देखिए, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ एंड सेकंड वन इज़ साउथ। नदर्न साइड पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये टोरिड जोन होता है और साउथ में सदर्न टोरिड जोन। अब ये जो नदर्न साइड में है वहाँ पर तो नदर्न लगा देंगे, नदर्न टोरिड जोन 23 डिग्री एंड हाफ तक हमारा टोरिड जोन होता है। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ तक होता है हमारा, ऐसे ही नदर्न साइड में और ऐसे ही सदर्न साइड में ही होता है हमारा टेम्परेट जोन। जो नदर्न साइड में है दैट इज़ नदर्न टेम्परेट जोन और जो सदर्न साइड में है उसको सदर्न टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसके बियॉन्ड आता है हमारा फ्रिजिड जोन जो पोलर रीजन्स पर होते हैं। दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन। दे रिसीव सनलाइट फॉर 6 मंथ एंड 6 मंथ्स दे डिडंट गेट सनलाइट। ओके, नाउ अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। टोरिड जोन क्या होते हैं? टोरिड जोन आर द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ। ये ट्रॉपिक्स के बिटवीन लाई करते हैं। टेम्परेट जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल in the northern hemisphere and tropic of capricorn and antarctic circle in the southern hemisphere. These receive slanting rays of the sun. Slanting rays of the sun means सपोज ये एक बेस हो गया, इस बेस पर सन की जो रेज हैं these are inclined at 60 degree angle to the base. इनको बोलते हैं slanting rays of the sun। और अगर रेज वर्टिकली एट 90 डिग्री एंगल पर आती हैं, रिसीव करती है अर्थ 90 डिग्री एंगल पर, तो इनको वर्टिकल रेज बोलते हैं या डायरेक्ट ओवर हेड ऑफ द, दीज आर डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ द सन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। टाइड्स। नाउ अदर कॉन्सेप्ट इज टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स आर द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द ओशंस वाटर लेवल्स। यानी कि ओशन में जो वाटर होता है उसका अचानक से फॉल होना और राइज होना, ये इनको, इस फिनोमेना को हम टाइड्स बोलते हैं। ये क्यों होते हैं? दैट इज दीज आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन ऑन द अर्थ्स ओशंस। जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर जो ये दो बल्जेस हैं, हमारी अर्थ पर दोनों साइड में बल्जेस हैं ना, तो इसी वजह से हमारी अर्थ की जो शेप है दैट इज़ जियोइड। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन। जब कि अर्थ हमारी ग्रेविटी शो करती है, अपनी ओर खींचती है, और जब मून और सन अर्थ को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, इट इज़ कॉज दीज आर कॉज द टाइड्स। टाइड्स दो टाइप के होते हैं, नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स। नीप टाइड्स जब होते हैं जब अर्थ, मून एंड सन इनका परपेंडिकुलर अलाइनमेंट होता है, और स्प्रिंग टाइड्स जब होते हैं जब अर्थ, मून एंड सन एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करते हैं। स्ट्रेट लाइन में अलाइन करते हैं यानी कि इनकी साइज की कंडीशन होती है। ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर होते हैं अर्थ, मून एंड सन, उस टाइम पर होता है नीप टाइड्स। ओके, अब दो टाइप और आते हैं हमारे, फ्लड टाइड एंड एब टाइड। फ्लड टाइड जब वाटर लेवल चेंज करता है लो से हाई टाइड की तरफ, इसको बोलते हैं फ्लड टाइड। जब ये वाटर लेवल एकदम से राइज करता है तो उस टाइम पे फ्लड आती है, दिस गोज फ्लड टाइड, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लड टाइड। एंड जब हाई से लो लेवल की तरफ चेंज होता है वाटर लेवल का, उसको बोलते हैं एब टाइड। ठीक है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पर टाइडल एनर्जी काफ़ी अबंडेंस में मिलती है, तो वहाँ पर कई सारे टाइडल एनर्जी प्लांट्स भी सेटअप किए गए हैं।
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? वी कवर 2 chapters of this series. Now we will continue with the 3rd chapter, which is Earth's interior. Earth's interior यानी कि inside the earth. Inside the earth कि अर्थ के इनसाइड में क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है, उस सब की हम स्टडी करेंगे अर्थ के इंटीरियर में। अच्छा, अर्थ का इंटीरियर, अब हम लोग तो अर्थ के अबाव सरफेस पर रहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, कि अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है, अर्थ किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो उसका पता, उसके 2 सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट, मेनली 2 ही होते हैं। दीज आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। देखिए, आपने यहाँ पर भी देखा कि ये सब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं। ये सब सोर्सेज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ही एग्जाम्पल्स हैं। मेन तो 2 ही होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज का किस किस से मिलते हैं? टेम्परेचर। और ये इनडायरेक्ट सोर्स मेटेरोइड्स भी हो सकते हैं, अर्थक्वेक भी हो सकते हैं। एंड डायरेक्ट सोर्स होते हैं वोल्केनो एंड रॉक्स। जब वोल्केनो बनता है या कोई भी वोल्केनो इरप्ट करता है, तो उस टाइम पे वो डायरेक्ट जो मटेरियल बाहर फ्लश आउट होता है, वो सब डायरेक्ट अर्थ के अंदर से आता है। तो ये डायरेक्ट सोर्स है। रॉक्स, क्योंकि रॉक्स भी मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से ही फॉर्मेशन होता है रॉक्स का भी, तो वो भी डायरेक्ट सोर्स हो गया। एंड इनडायरेक्ट सोर्स होता है जैसे टेम्परेचर राइज हो गया अर्थ का, या मेटेरोइड्स। क्योंकि मेटेरोइड्स क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है मेटेरोइड्स के बारे में। दीज आर द मटेरियल्स और कॉमेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज विच आर सिमिलर टू द अर्थ कॉम्पोजिशन इन द मटेरियल। और अर्थक्वेक भी क्या है? शेकिंग ऑफ द अर्थ ग्राउंड। तो इससे भी इनडायरेक्ट सोर्सेज हमें मिलते हैं। ये इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं हमारे, टेम्परेचर, अर्थक्वेक एंड मेटेरोइड। और डायरेक्ट सोर्सेज हैं वोल्केनो एंड रॉक्स। अब स्टडी करते हैं अर्थ की लेयर्स को। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसके लिए न्यूमोनिक यूज़ करते हैं सियाल। इसकी थिकनेस होती है, ये 5 से 70 किलोमीटर तक, अर्थ का जो अपर सरफेस है उसकी 70 किलोमीटर तक की डेप्थ तक क्रस्ट प्रेजेंट होती है। क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब इसको समझ सकते हैं हम कि जो टेरेस्ट्रियल रीजन पर मिलती है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, और जो ओशियनिक रीजन पर उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। क्योंकि अर्थ का जो अपर सरफेस है उस पर ऐसा तो है नहीं कि पूरी जगह आपकी लैंड ही प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अर्थ के जो अपर सरफेस से 70 किलोमीटर तक की डेप्थ है, वहाँ तक हमारी क्रस्ट प्रेजेंट होती है। क्रस्ट कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक दोनों हो सकती हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मैंने आपको जैसा भी बताया, ये लैंड क्रस्ट होती है, और ये कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का फॉर्मेशन करती हैं। ओशियनिक क्रस्ट, इट इज़ द वाटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, द सॉलिड लेयर अर्थ्स क्रस्ट दैट लाइज बीनीथ द ओशियन। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर तक हो सकती है थिकनेस में, और ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक होती है थिकनेस में। ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में क्लियरली मैंशनड है ये स्टेटमेंट्स कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट, बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ डेंसर देन द ओशियनिक क्रस्ट इज़ डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट रॉक की बनी हुई होती है, और ओशियनिक क्रस्ट बेसाल्टिक रॉक की बनी हुई होती है। अब नेक्स्ट लेयर है अर्थ की, दैट इज़ मेंटल। मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम की बनी रहती है। और क्रस्ट हमारी किसकी बनी हुई थी? सिलिका और एल्यूमिनियम की। सियाल से याद रखिएगा। और मेंटल के लिए याद रखिएगा सीमा। मेंटल की थिकनेस 2900 किलोमीटर होती है। मेंटल के भी 2 पार्ट हैं, दैट इज़ अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। क्रस्ट तो हमारी सॉलिड थी, और जो ओशियनिक क्रस्ट है अपर सरफेस पर जिसके वाटर प्रेजेंट है, उसके बेनिथ जो क्रस्ट होती है उसको ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। जो मेंटल है, मेंटल में अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल होती हैं। अपर मेंटल हमारी सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, या सेमी मॉल्टन लेयर होती है। ठीक है, एंड लोअर मेंटल हमारी कैसी होती है? सॉलिड।
इट लाइज बीनीथ द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हम बोलते हैं जो क्रस्ट का अपर पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, और मेंटल के लिए हम यूज़ करते हैं एस्थेनोस्फेयर इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्मा लावा। ठीक है, जो क्रस्ट होती हैं ये भी बोला जाता है कि क्रस्ट फ्लोट्स ओवर द एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर इज़ नॉट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि लिथोस्फेयर में तो हमारे क्रस्ट आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज कोर। कोर जो अर्थ के सबसे ज़्यादा डेप्थ में प्रेजेंट होती है, इट इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये निकल और आयरन की बनी होती है। दिस लेयर इज रिच इन निकल एंड आयरन, इसके लिए निमोनिक है नीफे। कोर के भी 2 डिवीजन है, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होती है और आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होती है। इनर कोर 250 किलोमीटर तक की थिकनेस होती है इनर कोर की, और आउटर कोर की थिकनेस होती है 1300 किलोमीटर तक की। ये देखिए ऐसे होता है, पहले सॉलिड, क्रस्ट सॉलिड हो गई, देन मेंटल आती है। मेंटल के 2 डिवीजन है, अपर लेयर जो है दैट इज़ सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड आ जाती है, लोअर मेंटल सॉलिड है, देन फिर आता है कोर। कोर में आउटर कोर तो हमारी लिक्विड है और इनर कोर हमारी फिर से सॉलिड है। ये ऐसे चलता रहता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड। ठीक है, ऐसे लर्न करिएगा इसको। अभी देखिए अर्थ की डिसकंटिन्यूटी, कि एकदम से जैसे लेयर्स चेंज होती हैं हमारी, सडन चेंज इन द लेयर। इसको लर्न करने की ट्रिक है कोनार्ड, मोरोविक, रैपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेमान। ये 5 तरह की हमारी डिसकंटिन्यूटी होती हैं। इसको लर्न करने की ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब दो, कोई से कोनार्ड, मुझे से मोरोविक, रेड से रैपेटी, गुलाब से गुटेनबर्ग एंड एल से लादो से लेमान। ठीक है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी इज प्रेजेंट इन द अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। फिर मोरोविक डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट होती है लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, एंड देन रैपेटी डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटल और आउटर कोर। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, एंड लेमान डिसकंटिन्यूटी इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में प्रेजेंट होती है। देयर आर सर्टेन थ्योरीज ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ द अर्थ। सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट ड्रिफ्ट, मतलब 2 चीज़ों का सेपरेशन होना। इसमें सबसे पहले थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये किसने दी थी? मैकेंजी एंड पार्कर नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1967 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द अर्थ's lithosphere is broken into large rigid plates and move and interact with each other, ड्राइविंग वेरियस जियोलॉजिकल फिनोमेना। इसका मतलब है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर हमारा क्रस्ट एंड अपर मोस्ट जो मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है, केवल एक थिन लेयर उससे और क्रस्ट से मिलकर बना हुआ है। तो ये कई सारे लार्ज पार्ट्स में डिवाइडेड है जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। दीज आर द प्लेट एंड दे मूव। ये थी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी कई तरीके की होती है, दैट इज़ कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ये फॉर्म करती हैं। कन्वर्जेंट में जब 2 प्लेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन और वो कन्वर्ज कर जाती हैं, एक सबडक्ट कर जाती है और एक राइज करती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड अनदर वन इज़ डाइवर्जेंट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। डाइवर्जेंट में क्या होता है, टू प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, वो डाइवर्ज करती हैं। इसमें फॉर्मेशन होता है वैलीज़ का एंड रिजेस का। कन्वर्जेंट में फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन्स का। ठीक है, अब है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इसमें 2 प्लेट्स पैरेलली मूव करती हैं। ठीक है, और फॉर्मेशन करती हैं एक न्यू लैंडफॉर्म का, एक न्यू लैंडस्केप का। आई होप इट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब हम अदर थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज़ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये आर्थर रोम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था दैट कन्वेक्शन करंट्स मूव थ्रू द मेंटल।
द सेम वे हीटेड एयर सर्कुलेट थ्रू अ रूम एंड रेडिकली रीशेप द अर्थ सरफेस इन द प्रोसेस। कि जो अर्थ की मेंटल लेयर है उसमें कन्वेक्शनल करंट मूव्स करती रहती हैं, वो इस तरह मूव करती हैं जैसे सपोज़ कोई रूम है, उसमें जो हीटेड एयर सर्कुलेट करती रहती है और ये मेंटल के अंदर कन्वेक्शनल करंट के मूवमेंट की वजह से अर्थ का जो सरफेस है दैट इज़ फॉर्मेशन इन द शेप, दैट इज़ फॉर्म द शेप ऑफ द अर्थ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेपिंग ऑफ द अर्थ। नाउ अदर टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज नथिंग बट इट इज़ द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज नॉन एज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक क्यों होता है, जब अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, शिफ्ट करती हैं, तो तब हमारा अर्थक्वेक अराइज होता है। इसमें सडन एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इन वेव्स को हम बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। जहाँ से अर्थ का सरफेस, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। एपिसेंटर में इट इज़ द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउ द अर्थक्वेक्स फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन, सपोज अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक, इसको तो बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, और इसके ऊपर या अर्थक्वेक्स फोकस बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जस्ट अबाउ द अर्थक्वेक्स फोकस एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। एपी मतलब अबाउ एंड सेंटर, सेंटर से जो ऊपर है अर्थक्वेक के। हाइपोसेंटर इट इज़ द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस। ठीक है, समझ गए? आई होप इट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक हैं वो सब लिथोस्फीयर से ओरिजिनेट होते हैं। अर्थक्वेक जनरेट्स सीस्मिक वेव्स विच आर वाइब्रेशनल। ये वाइब्रेशनल होती हैं, ट्रैवल करती हैं अर्थ में, बॉडी वेव और सरफेस वेव की। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पी वेव्स एंड एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। ये बॉडी वेव्स ट्रैवल करती हैं थ्रू द अर्थ इंटीरियर विद हाई स्पीड एंड दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, पी वेव एंड एस वेव। पी वेव एंड एस वेव को स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, पी वेव नोन एज प्राइमरी वेव्स एंड एस वेव नोन एज सेकेंडरी वेव्स। एस फॉर सॉलिड एंड एस फॉर एस वेव, दे कैन ट्रैवल थ्रू ओनली सॉलिड। ये केवल सॉलिड से ही ट्रैवल करती हैं, मतलब जो सॉलिडिफाई सरफेस है, जैसे अर्थक्वेक जब आता है तो सॉलिड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ग्राउंड हो गया हमारा, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ये सिर्फ उनमें शेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एस वेव्स। और प्राइमरी वेव्स ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। मतलब जो वाटर का एरिया है, जैसे सी हो गए, ओशन हो गए, प्राइमरी वेव्स वहाँ पर भी अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं एंड सिमिलर टू साउंड वेव्स। एंड एस वेव्स ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। याद रखिएगा, कैसे याद करना है मैंने आपको बताया, एस फोर एस वेव एंड एस फोर सॉलिड। और एस फोर एस वेव, एस फोर ट्रांसवर्स में ऐसा आता है ना, इससे याद रखिएगा कि एस वेव का जो मूवमेंट है या एस वेव का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स वेव जैसा होता है। दैट कॉजेज द ग्राउंड टू वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ये मैंने आपको अभी बताया ना कि ग्राउंड की शेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। नाउ सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स के दो टाइप थे, पी वेव एंड एस वेव। अब पढ़ते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव, द बॉडी वेव्स कम इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस रॉक्स, दे फॉर्म सरफेस वेव। सरफेस वेव तभी ओरिजिनेट होंगी जब बॉडी वेव्स होंगी, क्योंकि जब जैसे ही बॉडी वेव रॉक्स के कॉन्टैक्ट में आती हैं तभी हमारी सरफेस वेव ओरिजिनेट होती हैं। सरफेस वेव आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दैट इज रेले वेव एंड लव वेव्स। लव वेव्स आर द मोस्ट डेंजरस ऑफ टाइप ऑफ सरफेस वेव्स। ठीक है, रिले वेव में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है एंड लव वेव में बहुत ज़्यादा, शायद फ्लो में कुछ मिस्टेकनली बोला गया। लव वेव में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, रिले वेव में उतना ज़्यादा
जो डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होता। सिस्मोग्राफ को हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द सिस्मिक वेव्स। There are two scale to measure the earthquake. First one is Richter and second one is Mercalli scale. Richter scale पर हम मैग्नीट्यूड मेज़र करते हैं जो 0 से 10 के बिटवीन लाई करता है। इट इज़ अ लिमिटलेस स्केल होती है। और जो मर्केली स्केल है इसमें हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेज़र करते हैं। इट मेजर्स इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 12। अच्छा, अब वेव्स के बीच में जो पी वेव और एस वेव है इनके जोन होते हैं, ठीक है। शैडो जोन उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पर कोई भी वेव ओरिजिनेट नहीं होती है। एस वेव का जो शैडो जोन है दैट इज़ लार्जर देन द पी वेव। 40% ऑफ अर्थ सरफेस नॉट रिकॉर्डेड। बस यही फैक्ट आपको याद रखना है कि ये एस वेव का शैडो जोन लार्जर होता है देन द पी वेव्स, ठीक है। अर्थक्वेक के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा सोचिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए चीज़ों को कि अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे हमें जब कहीं भी अर्थक्वेक आता है। जैसे जापान में सुनामी आई थी। सुनामी कब आती है? सुनामी भी एक टाइप ऑफ अर्थक्वेक ही है। क्यों? जब अर्थक्वेक का जो ओरिजिन है, जब अर्थक्वेक का ओरिजिन लाइज इन द ओशियन और वाटर रीजन, इसको हम बोलते हैं ट्रिमर, ठीक है। तब हमारी सुनामी अराइज होती है जब अर्थक्वेक का ओरिजिन, और अर्थक्वेक के जो ओरिजिन पॉइंट था उसको क्या बोला था? हाइपोसेंटर, ठीक है। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एपिसेंटर क्या होता है, ठीक है। टेल इन द कमेंट सेक्शन। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? लैंडस्लाइड आती है क्योंकि जब ग्राउंड शेक करता है एवलांचेस का फॉर्मेशन होता है। फ्लड आ जाती है क्योंकि जब अर्थक्वेक का ओरिजिन बिनेथ द सी और बिनेथ द ओरिजिन होगा, ओशन होगा, तो तब क्या होगा? फ्लड्स आएंगी, फायर भी लग सकती है, सुनामी भी आती है। दिस आर द हार्बर वेव्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ओके। अर्थक्वेक के कई सारे टाइप्स होते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक वेव, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन, टेक्टोनिक, रिजर्वोयर एंड वोल्केनिक। कोलैप्स अर्थक्वेक कब आता है? ये स्मॉल अर्थक्वेक्स होते हैं व्हेन द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइन और केव्स कोलैप्स। जब अंडरग्राउंड जो माइंस हैं, क्योंकि माइंस अर्थ के काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में लाई करती हैं, तो जब वहाँ पर कोलैप्स होता है इनको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या है? दीज अर्थक्वेक आर कोज्ड बाई अ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस। एक्सप्लोजन यानी कि इनमें एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो कब होगा? जब न्यूक्लियर डिवाइस में कुछ डिटोनेशन होगा या कुछ एरर होगी। टेक्टोनिक अर्थक्वेक कब होता है? जब प्लेट्स मूव करती हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी मूव करती हैं, जब जो अर्थक्वेक होगा। जैसे हमारा जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट का, एशिया और यूरोपियन प्लेट का जो है कन्वर्जेंट रीजन है, तो वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक फ्रिक्वेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक देखने के लिए मिलते हैं। जितनी भी टेक्टोनिक बाउंड्रीज़ हैं ओवर द ग्लोब, वहाँ पर टेक्टोनिक अर्थक्वेक देखने के लिए हमें मिलते हैं। रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ये कौन से अर्थक्वेक होते हैं? दीज अर्थक्वेक्स आर कोज्ड बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज रिजर्वोयर्स। ये ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कौन से हैं, इनमें से बताओ, तो फिर आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। वोल्केनिक अर्थक्वेक जो वोल्केनिक इरप्शन से अराइज होते हैं। और इंडिया कौन से जोन में लाई करता है अर्थक्वेक के? रिसेंटली अभी 1-2 साल पहले तुर्की में आया था अर्थक्वेक। या कितने किलोमीटर तक 2 कंट्रीज़ या 2 रीजन एक सेम जोन में लाई करते हैं, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? लिथोस्फीयर मेक प्लेट्स कंप्राइजिंग क्रस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल। ये मैंने आपको व्यू पर ही एक्सप्लेन किया था। टेक्टोनिक प्लेट्स 7 तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट हैं और कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। चलिए देखते हैं।
मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारी पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड माइनर है कैकोस, नाज़का, कैरिबियन, इंडियन एंड फिलीपींस। 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री देखने के लिए मिलते हैं। ये मैंने आपको अभी जो ऊपर एक्सप्लेन किया था, देखिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री लिखा हुआ है, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये देखिए डाइवर्जेंट कब होती हैं, when two tectonic plates move away from each other, this causes lava to explode। इसमें न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। कन्वर्जेंट में डिस्ट्रॉइंग द क्रस्ट, इसमें माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड ट्रांसफॉर्म में नाइदर क्रिएटिंग एंड नॉर डिस्ट्रॉइंग, वेयर प्लेट्स स्लाइड पास ईच अदर हॉरिजॉन्टली। ये मैं तीनों आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में। अच्छा, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर हमें देखने के लिए मिलता है पैसिफिक ओशियन में। इट इज़ अ हाई अर्थक्वेक एंड वोल्केनो प्रोन रीजन। इस एरिया में अर्थक्वेक और वोल्केनोज काफ़ी फ्रिक्वेंट फॉर्मेशन होता है। ये हॉर्स शू शेप्ड, ये देखिए ये ऐसे हॉर्स शू शेप्ड का एक रीजन है जो पैसिफिक ओशन में लाई करता है। रिंग ऑफ फॉर्मेशन, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के रिजल्टेंट फॉर्म हुआ है। ये कई सारी प्लेट हैं, जब ये प्लेट्स आपस में कोलैप्स करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम आ गए हैं, दैट इज़ रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, टेरोलॉजी। द स्टडी ऑफ रॉक्स नोन एज टेरोलॉजी। रॉक्स की जो एज है, रॉक्स की एज को कैलकुलेटेड किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड से। रॉक्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेकेंडरी। ओके, नाउ देखते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक्स को। कई सारे टाइप्स की हमारी रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है और जो लावा इनसाइड द अर्थ से बाहर की तरफ फ्लड आउट होता है, जो इन अर्थ के अंदर से लावा ऐसे फ्लड आउट होता है, फिर यही कुछ टाइम बाद, जिस टाइम बाहर निकलता है उस टाइम तो काफ़ी गर्म होता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे यहाँ पर कूल डाउन करता है, बह जाता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे ठंडा होने के बाद जम जाता है। पहले कूल होता है, देन सॉलिडिफिकेशन होता है। इस मैग्मा का जब सॉलिडिफिकेशन होता है तब हमारी इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक 2 टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई स्लोली विद इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, जैसे बाहर निकला, जैसे मैग्मा बाहर निकला, वोल्केनो इरप्ट हुआ। अब वोल्केनो इरप्ट होने के साथ कुछ मैग्मा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ इतने प्रेशर से बाहर नहीं आ पाएगा, वो इनसाइड द अर्थ ही कूल डाउन होता है एंड देन सॉलिडिफाई इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का हमारा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो एंड एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद करें क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछ जाते हैं। अब MCQ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उनमें ये तो पूछेंगे नहीं आपसे कि इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल्स ही पूछेंगे। नेक्स्ट है एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब अंदर इनसाइड, एंड एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटीरियर साइड, ठीक है। जब मैग्मा क्रस्ट की आउटर सरफेस पर कूल डाउन करता है एंड सॉलिडिफाई करता है, तब हमारी बनती हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसके एग्जाम्पल है बेसाल्ट एंड प्यूमाइस, इट फ्लोट्स इन वाटर। ग्रेनाइट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट होती है और बेसाल्ट ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट होती है, पीछे भी अभी बताया था। नेक्स्ट आती है हमारी प्लूटोनिक बॉडीज़। प्लूटोनिक बॉडीज़ एग्जाम्पल है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। दीज आर द लार्जर इन द साइज, ये अर्थ के सरफेस के बीनीथ, क्योंकि इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है तो बीनीथ द अर्थ सरफेस फॉर्मेशन होता है इनका। प्लूटोनिक बॉडीज़ कई टाइप की होती हैं, बैटोलिथ, डाइक्स, सिल्स, फैकोलिथ एंड लोबोलिथ, ठीक है। बैटोलिथ क्या है, इट इज़ अ लार्ज मास ऑफ इग्नियस रॉक्स
that forms deep within the earth's crust and is exposed at the surface through erosion and uplift. ये देखिए, ये रही बैटोलिथ का, ये लार्ज मास होता है इग्नियस रॉक्स का, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही बनता है इरोजन से। सॉरी, ये रहा बैटोलिथ। ये देखिए, जैसे मैग्मा बाहर निकलता है ना, फिर ये यहीं पर कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और बैटोलिथ का फॉर्मेशन करता है। दीज आर द डोम लाइक स्ट्रक्चर। डाइक्स आर वर्टिकल और स्टीपली इंक्लाइंड शीट्स ऑफ मैग्मा। डाइक्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ही मैग्मा ऊपर की तरफ थोड़ा मूव करता है वर्टिकली, और इंक्लाइंड शीट्स होती हैं ये मैग्मा की। नेक्स्ट आता है हमारा सिल्स हॉरिजॉन्टल शीट्स होती हैं। सिल्स आर द हॉरिजॉन्टल शीट्स। ये देखिए, जब कुछ मैग्मा इधर ऐसे हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई कर जाता है तब सिल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आता है हमारा फैकोलिथ। फैकोलिथ लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है प्लूटोन का। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है फैकोलिथ से। लैकोलिथ जो है ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और इसका बेस कैसा होता है, फ्लैट बेस होता है। इट इज़ कनेक्टेड विद पाइप लाइक स्ट्रक्चर। और जो लैपोलिथ है इसकी सोसर शेप, ऐसी शेप होती है, ठीक है, कॉनकेव टॉप एंड बॉटम। ये आपको अभी इमेज में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा लैकोलिथ, ये रहे सिल, एंड दीज आर द डाइक आर वर्टिकल, एंड बैटोलिथ हमारा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिल्स का हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं? जब सेडिमेंटेशन हो जाता है रॉक्स का ओवर द टाइम, rocks are a type of rock that forms from the accumulation and consolidation of sediments. Sediments क्या होते हैं? These are the finer materials, fine grains. जब ये over the time consolidate कर जाते हैं तब sedimentary rocks का formation होता है। लिथिफिकेशन प्रोसेस से हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो सेडिमेंट्स है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में। जो फाइन ग्रेन्स है, फाइन मटेरियल्स हैं, वो सेडिमेंटेशन के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी का फॉर्मेशन 3 टाइप से होता है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स का जिनका फॉर्मेशन होता है उनका एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल और लॉसेस, ठीक है। मैकेनिकली यानी कि कई सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे माइंस में होती हैं कई सारी चीज़ें, लाइक मैकेनिकली टेक्नोलॉजी की हेल्प से जिनका फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का, उनको बोलते हैं मैकेनिकली वेदरिंग। और ऑर्गेनिक वेदरिंग से होता है चॉक, लाइमस्टोन, कोल, गिजराइट का केमिकली फॉर्म्ड होती हैं लाइमस्टोन, हेलाइट एंड कर्ट, ठीक है। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए, मैंने अपनी तरफ से फिर भी काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बट इट इज़ अ रिविजन, क्योंकि नहीं तो एक एक टॉपिक में ही 1-1 घंटा लग जाता है। इट इज़ अ रिविजन क्लास, अ मैराथन सेशन, लाइक अ मैराथन, ओके। क्योंकि इस टाइम पे आप 1 महीने पहले तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ कर लेंगे कवर अप। दिस आर द मैराथन सेशंस। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स दैट फॉर्म व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स, जैसे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ओवर द टाइम इनमें मेटामॉर्फिज्म होता है, आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी कोई सब्सटेंस हो या कोई बॉडी है, ये किसी बॉडी में ही होता है, स्पेशली सब्सटेंसेस में तो नहीं। जैसे अगर कोई बॉडी है, वो चाहे रॉकी बॉडी है हमारे पास, ठीक है, या एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स में होता है जैसे मेटामॉर्फिज्म, कि जब बॉडी अपनी ओरिजिनल, फ़िलहाल जो उसकी प्रीवियस जो स्टेज थी वो उससे एकदम न्यू स्टेज में चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इनमें मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है। मेटामॉर्फिक रॉक 2 टाइप से बनती हैं, थर्मल एंड डायनामिक। थर्मल यानी कि टेम्परेचर चेंज से इनका फॉर्मेशन होगा, तो उनको बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और डायनामिक जिसमें विदाउट द केमिकल चेंज होगा। दीज आर जनरली फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर, ओके।
नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म यहाँ पर हम देखेंगे हमारा 2 टाइप से होता है, वन इज़ कॉन्टैक्ट एंड अदर वन इज़ रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, जब रॉक्स आर अल्टर्ड बाई इंटेंस हीट ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्मा और लावा। प्रॉक्सिमिटी मतलब ज़्यादा कॉन्टैक्ट में जब रॉक्स के मैग्मा ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होता है, नियरेस्ट टू द सरफेस होता है, तब होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है। और रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है जब रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेटामॉर्फिज्म होता है इन टेम्परेचर चेंज, दैट इज नोन एज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अभी देखिए कई सारी रॉक्स में, जैसे ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स है। ग्रेनाइट कौन सी इग्नियस रॉक्स थी, एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ग्रेनाइट में मेटामॉर्फिज्म होता है जो कन्वर्ट हो जाती है नीज में। शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है जो मेटामॉर्फिज्म के बाद कन्वर्ट हो जाती है स्लेट एंड शिस्ट में। सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टरजाइट में। लाइमस्टोन इन मार्बल, बसाल्ट इन एम्फीबोलाइट एंड क्ले इन स्लेट में। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल एंड यूपीपीसीएस। इसमें पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि स्लेट या क्वार्टरजाइट कौन से टाइप ऑफ या कौन सी रॉक से बने हैं, ग्रेनाइट से बने हैं, शेल से बने हैं, या मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से बने हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में क्या है, साइकिल क्या होता है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और अगेन इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं कि कोई भी, चाहे वो रॉक साइकिल हो या वाटर साइकिल जैसे हम पढ़ते हैं, या कई सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम रीड करते हैं। रॉक साइकिल में क्या होता है, इट इज़ अ जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिस्क्राइब हाउ 3 मेन टाइप्स की जो हमारी 3 रॉक्स हैं, 3 टाइप की रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, कि ये रॉक्स कैसे बनती हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेंस के बाद। इग्नियस रॉक्स में जैसे वोल्केनिक इरप्शन के बाद मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है, मैग्मा फ्लश आउटसाइड टू द फ्रॉम द अर्थ, फिर ये कूल डाउन होता है, देन सोलिडिफाई होता है, उसके बाद बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक पर वेदरिंग होती है हीट एंड प्रेशर से, उसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक में अगेन हीटिंग एंड प्रेशर से इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह हमारा रॉक साइकिल चलता रहता है। रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, एसिडिक रॉक्स एंड बेसिक रॉक्स। एसिडिक रॉक होती हैं जिनमें हाई सिलिका कंटेंट होता है, उनको एसिडिक रॉक बोलते हैं, और जिनमें पुअर सिलिका कंटेंट होता है, यानी कि लो अमाउंट ऑफ सिलिका इज प्रेजेंट इन द मटेरियल, उनको बेसिक रॉक्स बोलते हैं। ये कलर में, एसिडिक रॉक्स कलर में लाइट होती हैं, बेसिक रॉक्स डार्क होती हैं। एसिडिक रॉक्स में ग्रेनाइट, क्वार्टज, फेल्डस्पार इसके एग्जाम्पल हैं, और बेसिक रॉक्स के बसाल्ट, गैब्रो एंड डोलेराइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्केनो। वोल्केनो एक जियोलॉजिकल फीचर है। इसमें जो इनसाइड के अर्थ जो मटेरियल है, मोल्टन रॉक मटेरियल है, दैट इज़ मैग्मा, जब वो अर्थ क्रस्ट के थ्रू बाहर की तरफ फ्लश आउट करता है, इसको बोलते हैं वोल्केनो। वोल्केनो हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट है सिंडर कोन। ये स्मॉल छोटे वोल्केनो होते हैं, इनकी जो साइट है वो स्टीप होती हैं, स्टीप ग्रेडियंट होता है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, जिनका लावा फ्लूइड होता है या बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, विस्कस लावा नहीं होता, इसका एग्जांपल है डक्कन ट्रैप इन वेस्ट सेंट्रल रीजन इन इंडिया। शील्ड वोल्केनो, ये बसाल्टिक लावा के इरप्शन से फॉर्म होते हैं, इसका जो फ्लूइड है दैट इज़ नॉन विशियस। क्लाइवा वोल्केनो इन हवाईयन यूएसए। कंपोजाइट वोल्केनो, ये कूलर और विस्कस होते हैं इन नेचर में, इसका एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फूजी। माउंट फूजी कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री का पार्ट है, कमेंट में बताइएगा। स्ट्रेटो वोल्केनो, इनको स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं। स्ट्रेटो मतलब, स्ट्रेटा मीन्स अ स्ट्रेटिफिकेशन, अ लेयरिंग, जब लेयर्स प्रेजेंट हो जाती हैं, जब मैग्मा धीरे धीरे कूल डाउन करता है स्लो प्रोसेस की फॉर्म में, तब ये लेयर्स की फॉर्म में ऐसे लेयर्स फॉर्म करता है, तब इस वोल्केनो को बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। एक आता है गीजर दिस आर अ हॉट स्प्रिंग दैट इंटीमेटली इरप्ट्स स्टीम, जिनसे स्टीम इरप्ट करती रहती है। ठीक है, इनको बोलते हैं
गीज़र्स। इंडिया में कहाँ पर है? मणिकर्णन नाम का जो हॉट स्प्रिंग है वो कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। आप अदर जो जो इंडिया में अदर हॉट स्प्रिंग्स हैं उन सब के नाम कमेंट में टाइप करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट एंड ओशन। आपको पता ही है कॉन्टिनेंट एंड ओशन, हमारे जो टेरेस्ट्रियल रीजन है अर्थ पर लैंड है उस पार्ट को बोलते हैं कॉन्टिनेंट, और जो वाटर सराउंडिंग सरफेस है उनको ओशंस में डिविजिबल किया गया है। इन 1912 में अल्फ्रेड वेगेनार करके एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने इस थ्योरी के बेस्ड पर ये प्रपोज किया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये स्टार्टिंग में एक एग्रीगेट लैंड मास था जो ओवर द टाइम फ्रेगमेंटेड हुआ विद द इवोल्यूशन ऑफ द टाइम। ये पहले 2 पार्ट्स में सेपरेट हुआ, दैट इज़ पेंजिया एंड पेंथलासा। पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं और एक वाटर बॉडी सेपरेट हुई जिसको बोला पेंथ, कि ये जो लैंड मास था ये पेंजिया था और इसके सराउंडिंग ऐसे जो वाटर था उसको पेंथलासा बोल दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी एविडेंसेस, इन्होंने इसके एविडेंसेस भी दिए हैं कि कई सारे कॉन्टिनेंट जो हैं ये सब आपस में पहले एक एग्रीगेट लैंड मास था, पेंजिया का पार्ट थे। वो इन्होंने कैसे दिया, जैसे जिग्सोफिट थ्योरी, कि साउथ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका वेस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से मैच करता है। इसकी जो शोर लाइन है ये इसको बोला जिग्सोफिट। फॉसिल डिपॉजिट्स, जो फॉसिल्स एक कॉन्टिनेंट से मिले हैं वही दूसरे से मिले हैं, जैसे गोल्ड के जो डिपॉजिट हैं, जो डिपॉजिट गोल्ड के घाना में मिले हैं वही डिपॉजिट गोल्ड्स के या उसी टाइप क्वांटिटी का जो गोल्ड है वो इंडिया में देखने के लिए मिलता है। बॉटनिकल एविडेंसेस भी मिले हैं और सेम एजेस की रॉक मिली हैं, कार्बन डेटिंग की हेल्प से इन्होंने मेज़र किया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के क्या रीज़न थे? टाइडल फोर्स एंड पोलर फ्लीइंग फोर्स। आर्थर होम्स ने 1930 में अगेन इस थ्योरी को के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी दी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? लेट अस डिस्कस इट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं कन्वेक्शनल सेल्स की मदद से अर्थ के मेंटल में, अर्थ के जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शन करंट मूव करती रहती हैं जो एक कन्वेक्शन सेल का फॉर्मेशन करती हैं, इसको बोलते हैं this convection cell and these convectional current responsible for the continental drift theory. The heat drives convection cells in the earth's mantle and plate motion comes mainly from these sources. जब ये कन्वेक्शनल करंट अर्थ मेंटल के beneath the earth crust मेंटल में मूव करती रहती हैं तो ये हीट जनरेट करती हैं जिससे एलिमेंट्स का रेडियो एक्टिव डिके होता है। रेजिजुअल हीट फ्रॉम द जो अर्थ है, अर्थ से वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। लेटेंट हीट रिलीज होती है बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ कोर। ठीक है, मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में मिलने वाला सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जो कि 11 किलोमीटर तक गहरा है। चैलेंजर डीप इज़ द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन मरियाना ट्रेंच। अटलांटिक ओशन इज़ द बिजिएस्ट ओशन है जिसको सार्गासो सी इज़ ए यूनिक रीजन इन द अटलांटिक ओशन, क्योंकि ये कैसा दिखता है, कलर में ब्राउन दिखता है। इट इज़ अ ब्राउन एल्गी मिलता है इसमें, सार्गासम। मियानकोविच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो अर्थ के मूवमेंट की वजह से होने कई सारे चेंजेस होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ के क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए। लेकिन ये क्लाइमेट कोई ऐसा नहीं है कि 5 साल में 10 साल में, इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स इन चेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में अब आपका क्या टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक ही करेंगे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी हेनरी हेज नाम के साइंटिस्ट ने। इस थ्योरी में इन्होंने स्टेट किया था कि द न्यू ओशियनिक क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड एट द मिड ओशन, कि ओशन के बीच में जो न्यू ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से। जो मैग्मा इरप्ट करता है दो प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से, या दो प्लेट्स के
डाइवर्जेंट में प्लेट्स एक दूसरे से अपार्ट मूव करती हैं। इन दो प्लेटों के डाइवर्जेंट की वजह से जो मैग्मा यहाँ से इरप्ट करता है वो फॉर्मेशन करता है रिज का एंड मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन करता है। मिड अटलांटिक रिज इसका एग्जाम्पल है, अटलांटिक ओशन में देखने के लिए मिलती है एंड पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट रिलीफ फीचर इन द वर्ल्ड। रिलीफ फीचर्स दो टाइप के होते हैं, मेजर रिलीफ फीचर एंड माइनर रिलीफ फीचर। मेजर रिलीफ फीचर में कौन आते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, राइज, एब्सिसल प्लेन एंड डीप सी प्लेन्स। माइनर रिलीफ फीचर्स हैं हमारे सी माउंट। सी माउंट यानी कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो माउंटेन्स है, ग्योट। अगर इस माउंटेन के इस टॉप को काट दूं तो ये ऐसा दिखेगा, इसको बोलते हैं सी माउंट। ठीक है। मिड ओशियनिक रिज एंड ट्रेंच, ट्रेंच बोलते हैं गड्ढी, गर्त। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन हैविंग ए ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री और लेस। द ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो ग्रेडियंट है वो वेरीज करता है बिटवीन 2 to 5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं कोरल्स। Corals are the marine organism known as rainforest of the sea. कोरल्स क्या हैं? ये फाइलम नीडेरिया के जो एनिमल्स हैं वो इनको फाइलम सिलेंड्रेटा नीडेरिया के जो एनिमल्स हैं वो इनके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जूजेंथली एल्गी के और नीडेरियन एनिमल्स के बीच में। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं कोरल के बनने के लिए? दैट इज़ सलाइन वाटर होना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, वाटर क्लियर होना चाहिए और टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। इसका एक फाइनेस्ट एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने के लिए मिलती है। इट इज़ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ, दैट इज़ कॉलोनी ऑफ कोरल्स इन द वर्ल्ड। आजकल एक फिनोमेना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दैट इज़ कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? जब वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन मतलब ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उसको बोलते हैं हम ओशियन एसिडिफिकेशन। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो कोरल है, कोरल का स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो ज़्यादा वार्मनेस होने की वजह से जो ये जूजेंथली जो ये एनिमल है क्या करता है? अपने उस स्केलेटन को निकाल कर फेंक देता है। ये भी भूल जाता है कि वो इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और तब उस तरह से जो कोरल्स हैं हमारे वो सब डिस्ट्रॉय होने लग रहे हैं। जो पेट्रोलियम है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। सिबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशन इज़ द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो 1500 किलोमीटर चौड़ी है और साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर सबसे नैरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट है। नैरोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ साउथ अमेरिका के, ये साउथ अमेरिका हो गया, इसके वेस्ट कोस्ट पर देखने के लिए मिलती है। और जो वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये साइबेरियन शेल्फ है, कहाँ? आर्कटिक ओशन में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो मोर्फोलॉजिकल प्रोसेस, इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए फॉर न्यू कॉन्सेप्ट्स।